नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 3 दिन पहले खबर आती है कि सीएम आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की 2 घंटे मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर का खंडन आता है, लेकिन शाम होते ही नीतीश मुलाकात का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद पीके को भी मानना पड़ता है और दोनों ने अपनी मुलाकात को सामान्य बताने की कोशिश करते हैं। अब दोनों की मुलाकात ने सियासी गलियारे में एक अलग चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ नीतीश धीरे धीरे ही सही प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, उधर पीके बिहार के गांव छान रहे हैं। हालांकि इन दोनों की नज़दीकियों से सीएम नीतीश को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पीके वो शख्स हैं जो नीतीश के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर को मार्केटिंग एजेंट बताया है। उनका कहना है कि पीके ने खुद नीतीश से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और फिर बाद में पीके ने मीडिया को बताया कि सीएम से मुलाकात होगी मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि नीतीश के पीएम बनने के सपने को पूरा करने में पीके ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि पीके के पास न सिर्फ बड़ा डेटा एनालिसिस है और उसकी ताकत है, बल्कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक नेताओं से उनके संबंध मधुर हैं और वो एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं। शायद यही वजह है कि पीके से दूरी बना लेने वाले नीतीश को अब उन्हीं में भविष्य दिख रहा है। लेकिन पीके से नज़दीकियों का नीतीश को कितना फ़ायदा मिलेगा, ये शायद अब आने वाला वक्त धीरे धीरे तय कर रहा है। प्रशांत कल मुलाकात नहीं किया। आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया लीजिए। क्या मिले, क्या बात हुई? खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? पहले कोई बात कोई नहीं। पवन वर्मा आप आए थे, पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत पहले का संबंध न है जी पवन वर्मा का। तो पवन वर्मा भी फोन किए थे कि एक रोज मिलना चाहते हैं, आप ठीक काम किए, तुम क्या जाइए। आ गए तो वही फिर प्रशांत किशोर को मिलवाया। क्या लिख कर दिए? नहीं, लिख करके नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं लिख आपकी करके। मुहिम से जुड़ने की उम्मीद है क्या? कुछ नहीं, वैसी कोई प्रशांत बात जी नहीं। को आप चाहते हैं? सामान्य बात ऐसे कह रहे हैं। प्रशांत जी तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब कोई बात नहीं। प्रशांत चाहते किशोर हैं आपके और साथ आएंगे? ऐसे आप जो है, ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछ अच्छा सर, एक और मामला क्या बिहार में मिलना क्या दिक्कत है? किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है? कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी। तो कोई भी आदमी बीच में कहेगा आप कि हम मिलेंगे तो काहे नहीं मिलेंगे भाई? बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, जी हम से? नाराज उराज नहीं है भाई। आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया हमने कि पूछा, भाई दिल्ली बहुत में पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो वो बोले थे तो हम लोग तो तैयार ही थे, लेकिन वो तो बात दूसरी है। अब छोड़ क्या दीजिए। फिर से बात साथ आ में मिलेंगे? सकते हैं? साथ आ सकते हैं सर? साथ क्या आ सही में सकते हैं? साथ आ सकते हैं? प्रशांत किशोर देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की। सर एक और ऐसा कोई बातचीत खास ये सब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे का समय दिया था। दिल्ली से पटना आने के पहले उन्होंने सब मीडिया वालों को फोन करके बता दिया कि हम पटना आ रहे हैं। 4 बजे का टाइम निर्धारित था। 4 बजे के पहले 2 बजे उन्होंने सबको फोन करके कह दिया कि देखिए हमको बुलाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी इंतजार करेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। मार्केटिंग का ही पार्ट है ना, मार्केटिंग का ही हिस्सा है ना। और अभी भी जो आए थे, पवन वर्मा जी आए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से। पवन वर्मा जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जी भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप जो गठबंधन में शामिल हुए हैं, उसके बाद नई राजनीतिक परिस्थिति में वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ले आइए। अब मुख्यमंत्री से कोई मिलना चाहेगा, वो क्यों मना करेंगे? वो गए, अब बाहर निकल के वो कह रहे हैं उनको ऑफर का, उनको कोई ऑफर करेगा, वो क्या है? वो बिहार में घूम रहे हैं, घूमे, के रोका है? कोई मना किया क्या उनको? तो बिहार में घूमने के पहले ये मार्केटिंग कौन सी करना है?
हम सब लोगों को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आजकल काम करना है, और भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट जो हम लोगों की पार्टी में थे वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं पहले, तो वो तो चले गए। अब नया लोगों को खोज रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार के बल पर अपनी पार्टी को विकसित नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के बल पर अपनी पार्टी को विकसित करना। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी बातों को घुमा गए और कह दिया कि उन्हीं से पूछ लीजिए बात क्या हुई है। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, इस पर चर्चा हुई उनकी विफलताओं को लेके कहीं ना कहीं। अब ऐसे में पूरा जो एक मार्गदर्शन प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, और एक बड़ी गौरतलब बात, जब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ी थी, उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरा मोर्चा ही बीजेपी को हटा सकता है, तीसरा और चौथा मोर्चा बीजेपी को नहीं हटा सकता है। इसके बाद गठबंधन छोड़ने की बात पर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ दिया है, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं सुर एक दूसरे से मिल रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशबंधु दीक्षित बीजेपी से, मनोज मनु जदयू से, आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। मनोज जी, काहे छुपा रहे हैं भाई, बता दीजिए ना। अब मैदान में कूद पड़े हैं तो काहे छिपा रहे हैं, बताइए, खुल के बताइए एकदम कि जंग छेड़ दिया है, जंग का ऐलान हो चुका है, अब डर क्या रहे हैं आप, बताइए। इधर उधर घुमा दिया बातों को, कोई इधर उधर की बातों को बात है। मिलने के लिए प्रत्येक दिन राजनीतिक दल के नेताओं से कई लोग आते हैं मिलने के लिए। उसी में प्रशांत किशोर जी भी आए मिलने के लिए। उनसे क्या बात हुई, नहीं बात हुई। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि वो एक बिजनेसमैन हैं और उनकी अपनी एक सेटिंग रहती है, किसी दल को आगे बढ़ाने में उनका है, वो अच्छी बात है। सभी लोगों का अपना अपना जीविका भी है, तो उस हिसाब से है। अब प्रशांत किशोर जी भाजपा के खिलाफ हैं, तो ऐसे स्थिति में वो आकर नीतीश कुमार जी से मिले, और नीतीश कुमार जी को उनसे मिलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे दूसरे पूर्व सांसद मिलने ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे आप जो दिल्ली पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे कैसे पूरा होगा? आप कह रहे हैं कि अब इतने मजबूत रणनीतिकार जो नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे, आप कह रहे हैं कि उनकी जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को, जदयू को, तो फिर दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम लेकर छोड़ा है और गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर साझा करने का जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो उनका स्वागत है। और किस स्थिति में उनको आना है, ये तो प्रशांत किशोर जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने सारी बात बता दिया। अब इसमें अब उनकी जो वो चलेंगे कि किसी तरह ब्लैक मेजिंग का बातचीत होगा या कोई बात होगा, तो ये जदयू में कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और जिस मुहिम को लेकर चले हैं, इस मुहिम में जो लोग भी आ रहे, चाहे वो छोटे संगठन के हों, छोटे दल हों, बड़े दल हों, बड़े संगठन हो, जो लोग भी आवेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो प्रशांत किशोर जी अगर नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए आ रहे हैं, अगर ये उनका ध्येय है कि हमको भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाना है, तो उनका स्वागत है। या उनका स्वागत तो आप कर रहे हैं, उनका बयान भी एक बार देख लीजिए। उनने कभी
पहले कुछ दिनों पहले ये भी कह दिया था कि अब भाजपा को हटाने में 20 साल लगेंगे। मान लीजिए आम आदमी पार्टी या कोई भी प्रयास करते हैं तो अब उनके बयान फिर आप स्वागत भी कर रहे हैं और किनारा भी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर जी का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को हटाने के मुहिम में हाँ जो लोग भी आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसमें प्रशांत किशोर जी भी हो सकते हैं, चलिए भाई, दूसरे ठीक लोग है। भी हो सकते हैं। ठीक ये है। हम कहाँ कर रहे हैं कि कोई किसी व्यक्ति विशेष काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी संगठन ठीक हो, है भाई, कोई ठीक है। भी छोटे बड़े देशबंधु जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। देशबंधु जी, दो लोगों का तय नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान में। एक असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ है और एक प्रशांत किशोर किसके साथ है। और बार बार जितना भी कहीं भी वो तीर चलाएं, घूम फिर के नाम आप ही का आ जाता है। वो लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं जदयू के कि आप वो बीजेपी के साथ हैं, कोई कह रहा है किसी के साथ हैं, और कहीं ना कहीं तमाम छत्रप लामबंद हो रहे हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आपको लगता नहीं है कि 2019 के मुकाबले 2024 में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं ताकतवर हो रहा है और महंगाई बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर कहीं ना कहीं जवाब जनता को या बड़ा परिवर्तन चाहिए। और प्रशांत किशोर इस बात से दूर हुए थे नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा था कि तीसरा और चौथा मोर्चा बीजेपी को नहीं हटा सकता केंद्र से, दूसरा मोर्चा ही हटाएगा। तो उस दूसरे मोर्चे के तमाम लोगों को एक करने की ताकत कहीं ना कहीं है। कैसे देखते हैं कि भाई कैसे कर पाएंगे, या कोई चुनौती नहीं है कहीं भी दूर दूर तक? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि जैसा अभी आपने चर्चा की, तो ऐसे मोर्चे 2019 में भी बने थे। आपने देखा था 20 पार्टियां एक मंच पर आई थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन किया था। लेकिन इन लोगों में आपस में ही इतनी सरफुटव्वल है और इनका आपसी तालमेल ही इतना बेमेल है, जोड़ी है, कि वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये स्वतः ही आपस में लड़के अब अपनी समाप्ति की ओर है। और रही बात प्रशांत किशोर की बात, तो देखिए, और नीतीश कुमार की, तो माननीय नीतीश कुमार के लिए तो मैं यही कहूंगा, वो पैदे के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर। और भारतीय जनता पार्टी बिहार की 5 करोड़ जनता के प्रति जिम्मेदार है और उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। हम कभी सत्ता की लोलुपता नहीं। देखिए, आपने देखा होगा नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी उनकी आस्था इधर होती, कभी उसका, लेकिन हमारी आस्था बिहार नहीं, आप बिल्कुल सिद्धांतों पे बने रहते हैं और आप कभी सिद्धांतों को तोड़ते नहीं। दूसरी बात नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गोवा हो, कहीं भी नहीं, एक अच्छे रणनीतिकार हैं और उन्होंने अरे देशबंधु जी, और वो अपने उनका मत हो सकता है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार में, लेकिन आपने देखा इससे पहले वो युवा राजकुमार उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ लगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ, ये हम सबसे छुपा नहीं। तो ये आप जानते हैं कि ठीक है, एक रणनीतिकार है, उनके पास डाटा है, लेकिन उससे बिहार की जनता का भला नहीं होगा। बिहार की जनता भी समझदार है और आपने देखा ये सगुफा छोड़ देना और एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बना लेना, ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। 2024 आएगी। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, वह जानती है कि यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है और देश विकास के पथ पर चल रहा हो, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आई। आपने देखा होगा, सबका डटकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सामना किया और संपूर्ण भारतवर्ष को बाहर निकाला, चाहे कोरोना का विभीषिका हो, चाहे अयोध्या मंदिर का निर्माण हो। ऐसे अनेकों कार्य मैं गिरा सकता हूँ जिसकी गिनती करते करते बहस थक जाएंगे। और आपने देखा होगा, और दिन गुजर जाएंगे, साल चले जाएंगे, यही ना? ठीक है भाई। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए, दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर नहीं रहे। त्रिशूल जी, मेरा कहने का मतलब यह है, जनता जनार्दन ने 2014 से जब से बागडोर परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को दी है, तब से वह जानती है कि देश अब हमारा सुरक्षित हाथों में। इससे पहले आपने देखा
2004 से 2014 तक देश की क्या दुर्गति हुई। अरे कांग्रेस भाई सरकार तो आप ऐसी बात भ्रष्टाचार की करते सरकार हैं, हुई। ऐसा तब्दील कर लगता है दिया कि गया। भाई बिल्कुल भाई। ये थोड़ा सा आप ये समझिए कि और कहीं ना कहीं ना भारतीय जनता पार्टी को 130 करोड़ जनता को जवाब देना है। हम उनके प्रति जिम्मेदार हैं और उनके उन्नति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा मोर्चा बना ले या चौथा मोर्चा बना कोई ले। सब फेल पश्चिम बंगाल में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री का सपना देखती हैं, इसी महाराष्ट्र में शरद पवार जी देखते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन सपनों का क्या हुआ आप जानते हैं। मुंगेरी लाल के सपने हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आने वाले समय में देश बंधु ये जी विचारधारा आपको सामने आएगी और ये आपस में ही ठीक एक दूसरे से लड़कर आरोप लगाकर फिर देखिएगा हताशा और निराशा जो है झलक रही है। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए बीजेपी के तो किसी भी प्रवक्ता से आप पूछ लो, वो तो ना एक को गिनता है, ना दो को गिनता है, ना चार को गिनता है। लेकिन क्या लगता है कि 2019 के मुकाबले कहीं ना कहीं जो महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेके विपक्ष लगातार लामबंद हुआ है, हमलावर हुआ है, और इस बार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। विपक्ष नीतीश कुमार आज फूलपुर से चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं कहीं ना कहीं उनकी चल रही हैं सियासी गलियारों में। तमाम चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं एकीकृत हो रही हैं। क्या लगता है कि 2019 और 2024 में क्या बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है बीजेपी को? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक चुनौतियों की बात है बीजेपी की या इस सरकार के सामने, ऐसा लग रहा है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये भाजपा के जाल में सभी विपक्षी पार्टियां फंस गई और उन्होंने बहुत उस जाल में फंस करके बहुत पहले ही चुनावी तैयारियों में कूद पड़ रही है या कूदने की स्थिति में अपने को एकदम से ले गई। अब ये अभी करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है चुनाव में। इतना लंबा समय भारत में अगर विपक्षी पार्टियों को देखा जाए तो कांग्रेस के अतिरिक्त किसी भी विपक्षी पार्टी में वो सामर्थ्य नहीं है कि इतने लंबे समय तक वो चुनावी मोड में रह सके सफलतापूर्वक। ये भाजपा की चाल में ये लोग फंस गए। अब क्या हो रहा है कि जो इनकी जो आपस में एक शक्ति है, एक वोट है, अगर जिसके बारे में बार बार चर्चा होती है कि भाजपा के पास 32-33% वोट है, बाकी सब उसके खिलाफ है, तो उसको इकट्ठा किया जा सके। तो भाजपा की चाल ही थी कि ये लोग उस पर बहुत जल्दी चर्चा शुरू कर सके, जिससे समय रहते इनके अंतर विरोध सामने आ जाए देश के सामने, और उसका फायदा अंततः भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर फेल होने के बावजूद विपक्ष के अंतर विरोधों का फायदा उठा करके आसानी से दोबारा अपने आप को सहज स्थिति में ला सके। भाजपा की इस चाल में ज्यादातर विपक्षी पार्टियां फंस गई हैं। मेरा अपनी जो समझ है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब जहां तक बात आई चुनौतियों की सरकार के सामने 19 के मुकाबले 24 में, तो इस सरकार के सामने 19 में जिस तरह की चुनौतियां थी 24 में उससे बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां हैं। 19 में 2018 से लोगों को ये लगने लगा था कि अब भाजपा आगे बढ़ने की बजाय रुक गई है और पीछे जाएगी। हम बिना बहुत प्रयास किए भाजपा को पीछे छोड़ देंगे। 2014 में भाजपा का आना एक सिर्फ संयोग था और कुछ नहीं था, लेकिन ये सोच विपक्ष की उसको पीछे ले और भाजपा फिर आगे निकल गई। लेकिन 24 में विपक्ष को ये पता है कि उसको भाजपा के साथ लड़ना पड़ेगा, बड़ी शिद्दत के साथ लड़ना पड़ेगा। अब उस लड़ाई में उसके सामने कई फ्रंट है जिस पर हथियार है उसके पास। जैसे आपने चर्चा की बेरोजगारी की, आपने चर्चा की महंगाई की, ये हथियार है विपक्ष के पास सरकार से लड़ने के लिए। अब देखना ये है कि ये दो मुद्दे ऐसे, और तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। तो भ्रष्टाचार का तो कोई बहुत बड़ा सामना संकट सरकार के सामने नहीं है जिसे वो कर रही है, लेकिन महंगाई
और बेरोजगारी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष के पास बहुत बड़ा हथियार है जो जिसे वो बना सकता है। अब वो उसको कितना कैच कर सकता है। लेकिन समस्या यही है कि पैन इंडिया लेवल पर देखा जाए तो कोई विपक्षी एकता, जैसे मैंने कहा कि लंबे समय, अभी बड़ा लंबा समय है, वो कायम नहीं रख पाएंगे। जहां तक मैं समझता हूँ कई बार अतीत में ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि अभी शुरुआत में ही उनके अंदर बहुत सारे मतभेद उभर आ गए हैं। तो इस वजह से अब वो इन मुद्दों को कैसे भुना सकते हैं जिससे देश में एक बड़ा सेक्शन, महंगाई से देश का एक बहुत बड़ा सेक्शन, करीब 70-80 करोड़ लोग परेशान हैं कुछ हद तक, कि उनके सामने ठीक है भोजन की समस्या नहीं है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जिस स्तर में, जीवन के जिस स्तर में अब भारत के नागरिक पहुंच चुके हैं, उस स्तर में उसको मेंटेन करने में ये महंगाई बड़ी आड़े आ रही है। ये निश्चित तौर पर, और सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो विपक्ष के ये है कि उसको क्या कैश कर पाएगा, इसको लोगों के बीच एक मुद्दा बना करके उनको वोट के रूप में तब्दील कर पाएगा, सरकार के अगेंस्ट खड़ा कर पाएगा। ये चुनौतियां हैं भाजपा और विपक्ष दोनों के सामने। तो 2-3 मुद्दे हो गए, एक कुछ हद तक किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है और महंगाई है। ये 3 ऐसी बातें हैं जिस पर आज 19 के मुकाबले भाजपा को 24 में जवाब देना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री या भाजपा पार्टी के तौर पर इन सवालों को कैसे हल करती है या कैसे देश को एड्रेस करती है कि लोग ये समझे कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जी, ये एक बड़ी समस्या है। जी मनोज जी, सुना आपने, समझा कि आपके सामने कहाँ अड़चन है, कहाँ परेशानी है और क्या आपकी ताकत है। देखिए सर, ताकत बनाने से बनती है। इन्होंने ठीक कहा आनंद जी ने, इन्होंने अपना विश्लेषण किया जी, इनके विश्लेषण कोई गलत नहीं है। लेकिन जो विपक्षी एकता की बात हम कर रहे हैं, हम सभी को एक जगह लाने की बात कर रहे हैं, इसमें जरूर आनंद जी के बातों का मैं समर्थन करता हूं कि तरह तरह के मित्र भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। और समय होता था क्या कि जब केंद्र की सरकार के खिलाफ अगर एक कोई गठबंधन आ रहा है मार्केट के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, तो एकदम लास्ट में आता था और अंतिम होते होते कोई चारा नहीं रह पाता था कि उसको हम ठीक कर सके। लेकिन अभी हमारे पास ये 1.5 वर्ष का समय है और इस बीच में देखिए जो भी दल हैं वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती भी है अपने राज्यों में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे दल राष्ट्रीय स्तर की हैं, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में, राज्यों में वो दल है, अगर सभी लोगों का एक हो जाता है और जो देश की वर्तमान स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार के बारे में आनंद जी ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला मुद्दा नहीं है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है कि सीबीआई के द्वारा किस तरह से किया जा रहा है। देखिए अभी आजकल की ही अखबारों में हमने देखा है कि तेजस्वी यादव को बेल तोड़ने के लिए सीबीआई जा रही है, उसमें कोर्ट में गई अपील की है। तो इस तरह का जो घटना दुर्घटना जो बीच में आ रहा है, तो इसको भी हम भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में लेते हैं। चाहे महाराष्ट्र में विधायकों को तोड़ना या हमारे अरुणाचल में, मणिपुर में उन लोगों को आपस में तोड़ लेना, अभी गोवा के अंदर मध्य प्रदेश की घटना, तो ये सब घटना को भी माना जाए तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार का है। लेकिन सबसे बड़ा घटना जो है, सबसे बड़ी स्थिति जो है आज बेरोजगारी और महंगाई है। और ये महंगाई की सीमा पिछले सरकार से 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, उसका कोई जोर नहीं है। बार बार केंद्र सरकार कोरोना 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 के नाम पर इसको लेती है, और कोरोना के समय में कितने पैसे आए
इसका भी कोई अनुमान नहीं है। जितने खर्च हुए उतने पैसे भी यहाँ आ गए। तो इसलिए हम बार बार कोरोना के बात करके हम इसको नहीं कर सकते हैं। श्रीमान अभी हमारे भाजपा के साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों पर अगर अमल करूंगा तो डिबेट का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस बातों से नहीं, आप सर हम लोग भी भाजपा के साथ हैं। बार बार भी उन लोगों को नीचे के स्तर से जो होती है अपने बिना अखबार में गए हुए महंगाई पर रोक लगाने के लिए, नियम बनाने के लिए बहुत तरह की बात करते रही। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अब जब हम इनके साथ थे सरकार में तो लेसी सिंह इनके लिए भगवान थे, अरशद जवान साहब इनके लिए भगवान थे, सुमित सिंह इनके लिए भगवान थे। जब यहाँ से हट गए तो ये मंत्री इनके लिए दागी हो गए, अपराधी हो गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा में कौन दागी है या कौन है, मैं इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। हमाम में देखिए जो भी दल है, आनंद जी है, इनका भी अनुभव है, हमाम में जितने भी दल है सभी इस मामले में, सत्ता के मामले में सत्ता सभी लोग पाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन देशबंधु जी कह रहे थे ना, देशबंधु जी ने तो साहब कहा भाई हम सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते। सिद्धांत पर समझौता, इनका सिद्धांत है कहाँ जो ये समझौता करें। इनका सिद्धांत तो यही ना है सर कि विधायक को तोड़ दीजिए, विधायक को अपने पार्टी में मिला दीजिए, तो इस सिद्धांत पर है ये। इनका सिद्धांत रहेगा सर तब न वो कुछ कर पाएंगे सर। तो इस पर इनकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। इन्होंने सीबीआई को अभी देख लीजिए सर कि जो बनारस के मामले में इस तरह का आज सॉरी सर बेगूसराय के मामले में जो ये बोल रहे हैं सीबीआई, तो जरा सर इनसे पूछिए ना कि बिहार के प्रशांत सिंह राजपूत के हत्या का क्या हुआ सर। सीबीआई ने 3 वर्षों में उसको क्या कर दिया है। तो सीबीआई को देने का मतलब मामला को खत्म कर देना। एक एक कांड को 20-20 बरस, 15-15 बरस, 14-14 बरस खींचना चाहते हैं। तो इसीलिए सर ये सब भी एक भ्रष्टाचार है और इनका क्या है स्थिति सर, इस पर हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। और फैसला सर ये नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं सर, कोई पार्टी के नेता नहीं करते हैं, कोई ये देश की आवाम करती है सर। चाहे 1989 में भी की थी तो देश की आवाम ने किया था, 77 में भी किया था तो देश के आवाम ने किया था, अब 2014 में भी किया, 2004 के बाद तो देश की जनता ने आवाम किया। बीजेपी के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा कोई 5 काम, 8 वर्ष हो गए सर, कोई 5 कार्य हुए हो जिससे आम जनता को कोई प्रॉफिट हुआ हो, ये कह दीजिए भाजपा के नेताओं को गिरा देने के लिए। जब आप ये कहिएगा तो कहेंगे नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता हो गए। अरे भाई देश के पब्लिक को कौन सा आपके 5 काम से फायदे हुए ये तो आप गिना दीजिए। तो उनके पास कुछ गिनाने के लायक है नहीं। और यही कारण है कि बेरोजगारी की दर दिनों दिन बढ़ती चले जा रही है। जो पे कमीशन होता था उसको भी बंद कर दिया गया है। जो कर्मचारियों की जो नियुक्ति सरकारी स्तर पर होती थी उसको भी कम कर दिया गया है। जितने लोगों का भी सर होता था, बड़े बड़े बैंकों के जो बड़े बड़े उद्योगपति लोन लिया करते थे उनको लोन माफ कर दिया जा रहा है। गरीब तबका के घर पर यहाँ पर लोन रिकवरी के लिए पुलिस जा रही है। आखिर क्या हुआ सर? मुद्रा लोन का आप सर दूसरे देश की क्या आप ही सर खुद पता कर लीजिए पर क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मुद्रा लोन है, लोगों को समझ भी नहीं आता है। तो इसीलिए सर भाजपा के पास वर्तमान सरकार ठीक है भाई, ठीक है, कोई 5 काम ठीक है, गिनाने को नहीं है। 5 काम गिनाने को नहीं है। और देशबंधु जी देखिए, आपने भी सुना होगा आनंद त्रिपाठी जी के विश्लेषण को। कहीं ना कहीं यही एक बात सबसे बड़ी है कि विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है और यही फायदा आपको हो रहा है। आपके पास बहुत उतना बड़ा वोट बढ़ा नहीं है आपका कि कहीं ये कहा जा सके कि पूरी तरह विपक्ष को जनता ने नकार दिया है।
नहीं त्रिशूल जी, देखिए अभी मैंने आनंद जी की भी बात को सुना और हमारे विपक्षी मित्र भी कह रहे थे। मैं बिल्कुल देशबंधु जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। देशबंधु जी, क्या लगता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और यही आपके लिए फायदा है? त्रिशूल जी, जी देखिए अभी मैंने आनंद जी की भी बात को सुना और विपक्षी मित्र को। देखिए ये भ्रामक और द्विअर्थी बातें करके खुद स्वीकार कर रहे हैं और अपनी मानसिक क्षमता का परिचय दे रहे हैं। एक तरफ इन्होंने कहा कि आवाम फैसला करती। त्रिशूल जी आप बताइए, देश में छोटे बड़े से लेकर कम से कम 40 से 50 चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी न किसी के लिए जान बूझती है। हमने अपने किए गए कार्यों के द्वारा ही हम अपने जनता के बीच गए और हमने जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा। यह बात आपको भी और सभी मीडिया बंधु, आप तो एक समझदार हैं, इतने प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं, बताइए क्या हिंदुस्तान की जनता इतनी नासमझ है कि 50 चुनाव के बाद भी, और आपको बता दूं जो इन्होंने आरोप लगाए वो भ्रामक और निरर्थक है। देखिए इनका जो 1.5 साल पहले ये जो वक्तव्य है, ये इनकी मानसिक हताशा को पहले से ही, ये कि अपनी 2024 में ये हार स्वीकार कर चुके हैं। और देखिएगा ये जो बेमेल जोड़ी है वो अंतर विरोधों और अंतर कला के कारण स्वतः ही गिर जाएगी। और आप ये जो मंसूबे पाल रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी न किसी को लिए जाल बुनती है और न कोई षड्यंत्र रचती है। इतने राज्य थोड़ा बहुत तो चाले चलते हैं। देखिए देशबंधु जी, ये तो मानना पड़ेगा। देशबंधु जी, देशबंधु जी दाव पेश तो आप चलते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विदेश के पटल पे भारत का मान ही बढ़ाया। आज जो हम 2004 से 14 तक जो हमारी शून्यता थी भारतवर्ष की, आप बताइए विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो आज निगाह उठा के भारत की तरफ देख सकता हो। भारत सबकी तरफ मित्रता और सामंजस्य के साथ बढ़ रहा है। और एक जो कह रहे हैं नई शताब्दी का नया भारतवर्ष, इससे पहले भी आप बताइए 55 साल कांग्रेस की सरकारें रही और 40 से ज्यादा चुनाव रहे। इससे पहले 2019 में भी आपने देखा कि इसी प्रकार 20 से ज्यादा पार्टियां एक मंच पर खड़ी हुई त्रिशूल जी। और इस बात को आप पुराने वीडियो से दिखा भी सकते हैं कि ये आपस के अंतर विरोध, अंतर कलह और आपस में ही स्वार्थ पूर्ति। देखिए सत्ता का लालच और सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, यही इनकी अंतिम इच्छा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी चुनौती आई, हमने उसका डटकर सामना किया। चाहे धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हो, और रही बात अभी इन्होंने छेड़ा कोरोना की। आप बताइए इतना बड़ा भारतवर्ष था, ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री की कर्मठता और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के श्रम का बलिदान था कि हम 130 करोड़ भारतीयों को, आप बताइए वही विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीयों के वैज्ञानिकों का अपमान करती थी कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप बताइए अपमान नहीं है। हमारे देश के जो वीर भारतवर्ष की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे जो सैनिक अपने आन बान शान के लिए भारत देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं या उनकी आस्था पर चिनार लगाते हैं, ये हर चीज के सबूत मांगते हैं। आप बताइए क्या जनता जनार्दन बार बार एक बार नहीं, मैंने कहा त्रिशूल जी 4 दर्जन से अधिक छोटे बड़े चुनाव विभिन्न राज्यों के चुनाव में जब भी आपने देखा मुंह की खानी पड़ी। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ कि बुआ और बबुआ की चाहे सरकार हो, चाहे हमारे युवा राजकुमार राहुल गांधी और माननीय अखिलेश जी का गठबंधन हो, ये सारे अंतर विरोधों और अंतर कला के कारण टूट कर बिखर गए। और आपने देखा कि 37 वर्षों बाद दोबारा यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी दोबारा गद्दी पर सवार हो गए। तो हम जाल बुनने में नहीं विश्वास करते। हम भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदार हैं, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए वचनबद्ध हैं। और यह लोग आपस में ही लड़ते हैं, मरते हैं और व्यर्थ का
आपको मैं आज कह दे रहा हूँ 2024 में भी देखिएगा, जब ये विपक्षी पार्टियां हार जाएंगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, तो फिर ये एक दूसरे पर हार का टीकरा फोड़ेंगे और इसी टीवी चैनल पर मैं फिर बैठूंगा और देखिएगा वही अंतर विरोध और अंतर कला आएंगे। आज ये जो कह रहे हैं ना कि विभिन्न प्रकार की जो महंगाई का मुद्दा, अरे यह मुद्दा चुनौतियां हैं, हम चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। बड़ी से बड़ी चुनौतियां आई, क्या हमने उनसे मुख मोड़ा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहता है। कोरोना काल में आप बताइए कितनी विपक्षी पार्टियां हैं, त्रिशूल जी आप बता दीजिए कहीं किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता सेवारत हो, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने तन मन धन से लोगों की सेवा की और उदाहरण दिए। नहीं देखिए देशबंधु जी अपने स्तर पर सब कर ही रहे थे। अगर हमने कहा भी तो झूठी स्कूटर की गाड़ियों का नंबर, झूठी स्कूटियों का नंबर, झूठे बसों का नंबर आपने देखा और वो जनता ने स्वीकार किया, सबके सामने भी आया। लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते ये लोग और ये लोग बार बार केवल भ्रामक बातें करते हैं। लेकिन जनता जनार्दन और मैं बता दूं मित्र, आवाम ही हमें बार बार आशीर्वाद देती है, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का समर्थन करती है और जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश का उत्थान और उन्नति निश्चित है। तो इस बार तो लोकसभा सीट और बढ़ जाएंगी, आपको क्या लगता है? दास मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। ठीक है, आनंद त्रिपाठी जी क्या लगता है कि इस बार सीटें और बढ़ जाएंगी? क्या लगता है कि विपक्ष वो प्रासंगिक बातें कहने में नाकाम रहा जो कहीं ना कहीं जनता सुनना चाहती थी, या कहीं ना कहीं सत्ता सर्वोपरि रही, जनता के काम या जनता की आवाज़ सर्वोपरि नहीं रही, विपक्ष के द्वारा उठाई जानी चाहिए थी? देखिए, सीटों के बढ़ने या घटने के बारे में आज कोई भी एक बात कहना बेमानी होगा मेरी समझ से, और वो तो समय बताएगा वो। लेकिन जहां तक बात है कि विपक्ष मुद्दों को जो वर्तमान में है उनको जनता के बीच प्रतिस्थापित करने में अब तक तो पिछले 2-2.5 सालों में असफल रहा है। अब देखना ये होगा कि अगले 1-1.25 सालों में वो कितना सफल होता है। ये आज की स्थिति में तो जो राजनीतिक विश्लेषण अगर आप देश में राजनीतिक परिस्थितियों और राजनीतिक पार्टियों का करें तो लगता नहीं कि अभी उसमें प्रतिस्थापित करने के लिए एकजुटता या उसकी शक्ति आई हुई है। अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं और एकत्र होकर के मतलब एक आवाज बनने की जो कोशिश है वो अभी कोई बहुत उससे उम्मीद नहीं जग रही है देश में जनता को। आनंद जी, क्या ये आवाज एक हो सकती है? आप जानते हैं यह विभिन्न प्रकार की आवाजें हैं। पश्चिम बंगाल में चाहे बहन ममता दीदी को ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार को ले लीजिए, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, चाहे बिहार में श्री नीतीश कुमार को ले लीजिए, क्या आपको लगता है इनकी विचारधारा एक है और ये भारत के संदर्भ में एक मंच पर आ सकते हैं? नहीं, ये तो ये कह ही रहे ना भाई, बीजेपी को हटाने के लिए साथ आना होगा, ये तो विचारधारा एक ही है इनकी। सुनिए, यह केवल कपोल कल्पित कल्पना है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देशबंधु जी समय देखिए, मैं पूरा समय देता हूँ, आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए भाई, इसका जवाब भाई सुन लीजिए आप। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी करें, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर हो सकता है, लेकिन आपने देखा क्या ये बेमेल जोड़ी सफल होगी? अरे भाई अब वो समर्थन में थोड़ी बोलेंगे कि आप ही के समर्थन में बोले तभी विश्लेषक हैं। नहीं देखिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जो सवाल अभी देशबंधु जी ने खड़ा किया कि क्या ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो अगर थोड़ा सा पीछे जाए, ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है, धुर विरोधी दक्षिणपंथ और वामपंथ वीपी सिंह की सरकार को एक मत होकर के, उसमें देशबंधु जी शामिल थे, ठीक है, याद नहीं होगा हो सकता है या भूल गए, याद दिला दूं, ठीक है, जब वामपंथ, धुर वामपंथ और धुर दक्षिणपंथ
किसी एक कॉज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो इन पार्टियों में जो ये विपक्ष में जिसको कह रहे हैं कि इनका संभव नहीं है, तो राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता है। 1977 में सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देशबंधु जी, सुन लीजिए देशबंधु जी सुन लीजिए भाई, सब लोग बोलने लगेंगे। सुन लीजिए, आपका क्रम आएगा, मैं आपको बोलूंगा बराबर, आप सुनेंगे नहीं चलेगा ना। उन्नति के लिए अरे भाई सारी उन्नति हो रही है, आपने कर दिया, लेकिन सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए भाई देशबंधु जी, ये गलत बात है। देशबंधु जी सुन लीजिए भाई, नहीं सब सुन लीजिए, आप पहले आप सुन लीजिए, क्रम आएगा, मैं आपको बराबर मौका दूंगा जी। मैं किसी के उद्देश्यों पर नहीं प्रहार कर रहा था। आपने कहा कि इनका मेल संभव नहीं है, मैंने उसका जवाब दिया कि जब ध्रुव वामपंथी और दक्षिण पंथियों का मेल संभव है तो किसी का भी मेल संभव है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। उद्देश्य किस मेल का क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है, वो तय करने वाले वो लोग होंगे जो आपस में मेल करेंगे। उसके पहले 1977 में चले जाइए, भारतीय जनसंघ ने अपना विलय कर दिया जनता पार्टी में, अपना अस्तित्व समाप्त करके, और जबकि उसके ये स्थिति थी कि मधु लिमये और लोहिया जी उसका सदस्यता सिद्धांत का लगातार विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद भी जनसंघ ने विलय किया था। तो जब इस स्तर तक स्थिति हो जाती है तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। याद रखें इन बातों को। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में उदाहरणों की कोई कमी है। भारतीय राजनीति में ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि लोग भौचक्क रह जाएंगे सुन करके, देख करके। लोगों को ये पता ही नहीं है ना, इसीलिए ये डिबेट बहुत हल्की होती चली जा रही है टीवी पर। ठीक है, सिर्फ अपनी बात कह देना और निकल जाना ये बात नहीं होती है। तो जहां तक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लोग इकट्ठे हो सके, जैसा अभी तो अक्सर विरोध इनका बहुत सतह पर है, अगर इसे ये दूर करके एक आवाज में 24 में अगर भाजपा के सामने कोई प्रश्न खड़ा करते हैं तो देश की जनता उस प्रश्न को सुनने के लिए तैयार होगी। कहीं ना कहीं आनंद त्रिपाठी जी आज एक ट्वीट किया प्रशांत किशोर ने कि तेरी जैसे मैं अनायास ही सुख पा जाऊंगा और मानवता को आगे कैसे मैं मुंह दिखलाऊंगा। रामधारी सिंह दिनकरी कुछ पंक्तियां ट्वीट किए। कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर भी एक अकुलाहट है, कुलबुलाहट है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक ये है कि बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं, आगे नहीं हो उसके लिए क्या करना है। लेकिन बार बार यही सवाल उठता है कि आपने उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा, ममता बनर्जी की क्या साठगांठ हुई कि वो चुनाव से दूर हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में हेमंत सोरेन की क्या साठगांठ हुई कि वो एनडीए को वोट कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए विपक्ष को आत्मावलोकन करना होगा। अब चूंकि आत्माएं बहुत सारी हैं तो आत्मावलोकन कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। मनोज जी मैं कह रहा था, लेकिन सवाल मेरा आपसे है ये। देखिए सर, आप ज्यादा देर मत जाइए। आनंद जी तो 77 की चर्चा कर दी है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा हो उनको समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। और हम लोगों के यहाँ महफिल में भी कहावत है, हम लोग मिथिलांचल से आते हैं कि की करे छी गप लिया हवै के हवै। तो कहने का मतलब ये है कि सर आप बात को समझने का कोई प्रयास करते नहीं है। 1996 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 13 दिन के लिए, तो उस समय सर गठबंधन में जो लोग शामिल थे, जब 13 महीने के लिए फिर बने तो और नए लोग उसमें शामिल हुए, तब जाके वो बने। 13 महीने के बाद जो लगातार उन्होंने 5 साल का फॉर्म पूरा किया था, उसमें भी कल दूसरे दल आके निकले। या फिर कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उस समय 1 नंबर की पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के खिलाफ। तो उसने भी अकेले कुछ नहीं किया सर, उनके साथ भी कई छोटे बड़े पार्टियां मिली, उसके बाद गया। और सर इतिहास गवाह है, यही ममता बनर्जी के बारे में ये कह रहे हैं
यही ममता बनर्जी जी एनडीए में रेल मंत्री। तो इसलिए देखिए कब राजनीति में किसके साथ कौन चले जाएंगे सर, इसकी हम गारंटी नहीं कर सकते हैं। और जो भी डिबेट में प्रवक्ता इस चीज की गारंटी करता है तो उसके ऐसा कोई महान बेवकूफ इस राजनीति क्षेत्र में कोई नहीं हो सकता है। तीसरी बात कि इन्होंने कहा कि हमने इतने इलेक्शन देखे कि इनका इलेक्शन सर देखें इसी पीरियड में सर 2014 के बाद से ही सर राजस्थान का भी इलेक्शन हुआ, उसमें ये क्या देखे। इसी 2014 के बाद सर उत्तर प्रदेश में 2017 में इनकी क्या सीट थी, आज 2022 में इनकी क्या सीट है सर। आगे बढ़ते हुए चले जाइए सर, तो पंजाब में इनकी क्या स्थिति रही, झारखंड में क्या स्थिति रही। तो ये देखिए, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह वीपी सिंह के नेतृत्व में सभी दलों ने एक होने का, उनको लाने का प्रयास किया, वीपी सिंह ने सभी लोगों को बैठाने का काम किया, तब जाके वो सत्ता मिली थी सर। तो हम भी सर प्रयास कर रहे हैं कि जो देखिए सर जितने भी राजनीतिक दल हैं, नहीं बीजेपी भी, आपको मैं बता दूं बीजेपी भी अभी प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं दक्षिण में पूरी तरह से इस बार तैयारी मजबूत करनी है। क्यों नहीं प्रयास करेगी सर, प्रयास तो करना ही चाहिए, हर लोगों को प्रयास करना चाहिए। परिणाम क्या आएगा तो वो तो मैंने जनता के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आज भी अपने नेता के ऊपर नहीं छोड़ा है सर, कई बार अपने नेता के ऊपर छोड़ते हैं। हम सर देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं। बड़े बड़े ये चीज बोल रहे थे, जरा 2017 में जो सर इनके मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो गृह राज है सर गुजरात, उसमें 126 पर थे उससे पहले, और चुनाव में 99 पर आ गए थे। ये इनको याद नहीं आ रहा है। नहीं याद है भाई, उनको याद है, याद है, वो जवाब देने के लिए तैयार है एकदम। अभी तो सर इन्होंने बता दिया, याद है, जवाब देने के लिए तैयार है। 40 चुनाव हुए सर, सब में जनता इनको दे दिया। क्या हो गया छत्तीसगढ़ में, तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप, मैं बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। आपके सवाल पर जवाब देने के लिए देशबंधु जी तैयार है बिल्कुल। ओनली 1 मिनट सर, बोलने के लिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि राजनीति में सभी दल हमाम में नंगे हैं सर। ये किस भ्रष्टाचार की बात करेंगे। देश में सबसे पहला मुझे याद है, आनंद जी को याद होगा कि किसी राजनेता के घर से नोटों की बंडल बरामद हुई थी, वो थे श्री सुखराम, और उनके सवाल पर यही भारतीय जनता पार्टी ने संसद को नहीं चलने दिया था महीनों तक। आनंद जी को याद होगा, इनको नहीं याद होगा, इनको तो केवल एगो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही याद रहता है। और वही सुखराम जी सर, भाजपा उनको ली और हिमाचल में शायद मुख्यमंत्री बनाई, तो वो बहुत अच्छे हो गए। तो इसीलिए जब तक नीतीश जी इनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, जब तक ममता बनर्जी इनके साथ थे तो बहुत अच्छी थी। तो कहने का मतलब ये नहीं है सर, और राजनीति में इतनी ज्यादा घमंड करना ये शोभा नहीं देता है सर। उत्तर प्रदेश में जवाब ले में इनके पास सीट की संख्या कुछ, जवाब ले लीजिए, और 22 में कुछ और है, जवाब ले लीजिए। क्या जवाब देंगे सर? ठीक है मनोज जी, देशबंधु जी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, जवाब आप ही दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से। नहीं, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ धैर्यपूर्वक। मैंने इनकी बात को सुना, मैं चाहूंगा ये भी धैर्यपूर्वक मेरी बात कर। हाँ बिल्कुल सुनेंगे भाई, आप पहले बात वो सुनेंगे। गुजरात से शुरू करता हूँ। इन्होंने गुजरात की बात की, 3 बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात का नेतृत्व किया, और आपने देखा जब उन्होंने 3 बार नेतृत्व करने के बाद गुजरात में एक उन्नति का वो खाका खींचा जिससे विपक्ष वहां रहा ही नहीं और हताश और निराश हुआ। और उसके बाद जनता जनार्दन को पूरे भारतवर्ष में एक आवाज गूंजने लगी, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो 125 करोड़ भारतवासियों ने कहा कि गुजरात मॉडल को क्यों न पूरे देश में स्थापित किया जाए। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में यह दायित्व है, और जब इनको देश का अगर हम बागडोर दें तो हमारा देश भी गुजरात मॉडल की तरह उन्नति के पथ पर चला जाए।
और आपको भी याद होगा त्रिशूल जी 2014 से चंद महीने पहले देश एक शून्य काल में चला गया था और उस समय परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा शख्स मिला जिस पर 130 करोड़ भारतीयों को गर्व हुआ और जब से उन्होंने मई 2014 में भारत को सत्ता संभाली, लोगों में एक आशा की जगह एक आशा की किरण जगी और आपने देखा होगा जहां हम एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाने जाते थे, जहां हमारे देश में घोटालों की सरकार बनती नहीं, अब ये देश के लिए भी ये सब ठीक नहीं है कहना। देखा उसके बाद एक राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी चुनाव हुए निरंतर जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देती गई और आप देखिए उसके बाद पिछले 8 वर्षों में चाहे कोई भी चुनौती आई चुनौतियां आती थी, शर्त स्वीकार करता हूं मैं। और त्रिशूल जी और आपको एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी अनेकों वर्ष तक विपक्ष में रही, लेकिन हम विपक्ष में भी रहकर एक रचनात्मक भूमिका निभाते थे, लेकिन ये मानसिक हताशा और विक्षिप्तता का प्रमाण है। आप देख लीजिए संसद को इन्होंने कहा न चलने की बात कहिए, आपको यह जानकर कितनी शर्मसार बात होती है कि एक प्रधानमंत्री के पत्र को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया जाता है। आप बताइए क्या लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक या हास्यास्पद या शर्मसार स्थिति हो सकती है? और उसके बाद आप बात करते हैं, आप देख लीजिए चाहे कोई विवादित मुद्दे हो, केवल विपक्षियों ने इसको लंबे समय तक खींचा और इसके ऊपर रोटियां सेकी। आप बताइए किसी भी जाति पंथ का हो, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषण ने बताया कि हम 40% से ज्यादा वोट बैंक हम पाते हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी जाति धर्म का होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखकर वोट देता है, हमारी नीतियों को देखकर वोट देता है। और रही बात विपक्ष की बात, आपको मैंने बताया और पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अनेकों बार आप देखिए, अनेकों बार कम से कम 50 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी ये इनकी हताशा, कुंठा, निराशा की बात कर रहे हैं। देश को आज किसी भी पटल पे देखिए, वहां पर भारत का मान सम्मान बढ़ा ही बात है। और आपने जो बात की, आप बात करिए, आपने बात की, नहीं मेरी बात को ध्यान सुनिए, आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही आपको मैं बता दूं 2017 से पहले अनेकों 2017 से पहले ये बताइए 2022 में कितना पहले दंगों का प्रदेश कहलाता था और दंगों का प्रदेश कहलाता था और 22 में कितना हुआ ये बताइए। कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ सुनेंगे? देशबंधु जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दे दीजिए भाई। छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना। जानते हैं कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो उसका हश्र और अंजाम क्या होगा? यही कारण है त्रिशूल जी की उत्तर प्रदेश में 35 वर्षों बाद हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री के आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में आपको बता दें, आपके गुजरात और उत्तर प्रदेश नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि सीट तो लगातार कम हो रही थी ना। जनता के साथ जो हमारा समन्वय रहा, हमारा कोऑर्डिनेशन रहा, आपको बताया जनता जनार्दन के साथ हम जो लगे रहे। सुन ले, पूछ रहे हैं भाई, सुन लीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए ना। आपके पास तो इतने सारे आंकड़े हैं, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, जवाब दे दीजिए ना। कुछ सवाल पूछ रहे हैं मनोज जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मनोज जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ मनोज जी पूछ लीजिए भाई, पूछ लीजिए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि सर 2017 में यूपी में कितनी सीट थी और 2022 में कितनी आई? 2017 से पहले गुजरात में कितनी सीट थी और 2017 में कितनी सीट आई? यही दो चीज बता दे। और तीसरा, सुखराम जी भ्रष्टाचार के प्रतीक थे कि नहीं, ये बता दे। यही 3 चीज इनसे पूछ लीजिए सर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बता दूं, त्रिशूल जी यह सार्वजनिक है। इससे पहले चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, सरकार की बात कहाँ कर रही है? योगी जी के नेतृत्व में घुमा देते सवाल को।
विश्व की अच्छी जो सरकार पूछ रहा है उसका है जवाब दे मैं दीजिए मान रहा भाई। हूँ। आपने इतना योगी जी ज्यादा जैसा सरकार जातिवाद, कोई नहीं है क्षेत्रवाद, पूरे विश्व में। संप्रदायवाद का जहर घोला। अरे सीट कितना था ये ना बताइए। इतनी बड़ी विजय के संप्रदायवाद, साथ आनंद जी, चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा भाई, दोनों के पास आपके आऊंगा। जातिवाद, क्षेत्रवाद, ठीक है। संप्रदायवाद और जहर घोलने की राजनीति को नकार दिया और विपक्षियों को जान आडवाणी जी गई को कहाँ कि भेज यह दिए? इसके अमोली हाथ में मार- उत्तर प्रदेश का जोशी जी को भविष्य कहाँ पर सुरक्षित उजड़ा नहीं चीज़ है। है? और 37 वर्षों बाद सुशील जी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता जानती है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के हाथ में ही देश का नेतृत्व और भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास के हाथों में सुरक्षित है। और जनता ने आपको बार बार नकारा, आप इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आवाम फैसला करती है और लोकतंत्र में आवाम का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। अनेकों बार हार के आप कुंठा है और आपकी कुंठित और विक्षिप्त मानसिकता और आपका मनोबल इतना टूटा हुआ है कि आप देश के विकास, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। देशबंधु जी, मनोज मनु जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए। दरअसल सत्ता पक्ष पूरी तरह ये नकार रहा है कि विपक्ष कहीं भी शक्तिशाली है, लेकिन बीजेपी अभी भी दक्षिण के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कयास पूरी तरह ताकत लगा रही है कि इस बार हिंदी पट्टी के अलावा वहाँ भी सीटें निकल कर आए। लेकिन इसके बराबर में प्रशांत किशोर भी कहीं अपना वर्चस्व रखते हैं, कई छत्रपों के साथ उन्होंने काम किया है। नीतीश और उनकी दोस्ती कहीं ना कहीं घातक होगी, लेकिन कितनी घातक होगी और कैसे होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।